हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और अब तक हमने कितने सेट्स कवर कर लिए हैं? 24 सेट्स में कई सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। ठीक है, और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो कौन सा रहने वाला है? 25th सेट। ठीक है, जिसमें हम मोस्टली जीके को इस सेट में हम मोस्टली जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देश की कौन सा स्टेट है जिसमें कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, अब ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इन ऑप्शंस में से, तो वो क्या है आपका? गुजरात है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या है ऑप्शन? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का गुजरात। ठीक है, जो गुजरात है, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और इसकी जो कोस्ट लाइन है ये लगभग कितने किलोमीटर की है? 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन इकलौती किसकी है? गुजरात के अंदर। और ये लाई करती कहाँ पर है? काठियावाड़ रीजन ऑफ द स्टेट में। कहाँ पर? काठियावाड़, काठियावाड़ रीजन ऑफ द स्टेट में। ठीक है, और ये कोस्ट लाइन किससे सराउंडेड है? इस कोस्ट लाइन जो है ये आपकी गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, देखिए ये आपका गुजरात है, यहाँ पर ये इस तरीके से जो ये गुजरात वाला इलाका है यहाँ से आपका पूरा यहाँ तक। ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, ये जितना भी इलाका है ये आपका क्या है? गुजरात का कोस्ट लाइन एरिया है। ठीक है, 1600 किलोमीटर काठियावाड़ रीजन कहलाता है ये। ठीक है, और ये किस तरफ लाई करता है? ये लाई करता है अरेबियन सी की तरफ, अरेबियन सी की तरफ ये लाई करता है आपका। ठीक है, और इसमें पूरे कोस्ट लाइन में लगभग इंपॉर्टेंट फैक्ट है 41 पोर्ट्स हैं, 41 पोर्ट्स हैं, जिसमें एक तो मेजर पोर्ट है। ठीक है, जैसे कहते हैं कांडला पोर्ट या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और बाकी जो 40 पोर्ट्स हैं वो इंटरमीडिएट पोर्ट्स और माइनर छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे बीचेस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके द्वारिका में, पोरबंदर में, और दमन और दीव का जो दीव वाला इलाका है यहाँ पर, वहाँ पर कई सारे बीचेस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो कोस्टल लाइन है वो सेकंड हाईएस्ट है। देखिए, सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की, सेकंड हाईएस्ट पे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है 1076 किलोमीटर की है। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1076 किलोमीटर की रेंज है। और तमिलनाडु किसके अंदर आता है? देखिए, ये तो काठियावाड़ रेंज के अंदर आता है। देखिए, ये जो पूरा भी आपका ये यहाँ से ये और फिर ये साउथ इंडिया, ये जितना भी पार्ट है ये वाला, ये आपका किस रेंज में आता है? ये आपका काठियावाड़ रीजन, और फिर यहाँ से ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से लेके जो केरला तक का पार्ट है ये कोंकण रीजन आता है, कोंकण रीजन। फिर ये मालाबार हिल्स, मालाबार हिल्स नहीं, मालाबार रीजन आता है। ठीक है, मालाबार कोस्ट बेसिकली कहा जाता है, कोस्टल रीजन। ठीक है, और इधर आता है कोरोमंडल रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा का। और उड़ीसा वाला जो रीजन है, उड़ीसा वाले रीजन को क्या कहते हैं? उत्कल रीजन। क्लियर? तो जो तमिलनाडु है किस रीजन में आ रहा है? कोरोमंडल रीजन में, कोरोमंडल रीजन में। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सब हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए। क्लियर? केरला वाले रीजन को क्या कहते हैं? आपका मालाबार रीजन। ठीक है, और महाराष्ट्र किसके अंदर आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है आपका ये जो आपका कोंकण रीजन था। क्लियर? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका गुजरात था। बट इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो कोस्ट लाइन में आप ये मान लीजिए जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन इनलैंड प्लस, देखो मेन लैंड जो आपका मेन लैंड है, मेन लैंड प्लस आपका आइलैंड्स। अब आइलैंड्स में कौन कौन से आते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो इन दोनों को कॉम्बाइन करके अगर जो हम लैंड एरिया की बात करें तो 7616 नहीं सॉरी 76 सॉरी नॉट 76 7516.16। ठीक है, लगभग इतने किलोमीटर की कोस्टल एरिया है, बेसिकली कोस्टल लाइन है। और सिर्फ मेन लैंड की बात करें तो ये मेन लैंड की जो कोस्टल लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 6100 के आसपास की है, 6100 किलोमीटर के आसपास की मेन लैंड की लेंथ है। ठीक है, और जो स्टेट्स हैं कोस्टल लाइंस में वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका गुजरात हो गया। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैप में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ये था, इस तरीके से था, ये आपका गुजरात हो गया। यहाँ गुजरात के बाद फिर यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ गोवा है, गोवा के बाद आपका क्या लगता है? कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरला, फिर इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये क्या है आपकी कोस्टल स्टेट्स है, और साथ में आपकी यूनियन टेरिटरीज भी हैं कोस्टल में, देखिए दमन और दीव एंड पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का यहाँ पर है, ठीक है। और 2 आइलैंड्स भी आपके देखने को मिलते हैं। और आइलैंड कौन सा, लक्षद्वीप आपका कहाँ है, लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, और जो आपका अंडमान आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो है आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया गुजरात, क्लियर। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, तमिलनाडु चेन्नई, केरला की तिरुवनंतपुरम। चलिए फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए अभी कौन सा सत्र चल रहा है लोकसभा का, सत्र मतलब कौन सा टर्म ऑफ लोकसभा चल रहा है, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा चल रही है, तो उस लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है ये पूछा गया है। वो कौन है, ओम बिरला जी, ठीक है। ये सांसद कहाँ से है, कोटा, कोटा कहाँ है, राजस्थान के अंदर, वहां से ये सांसद हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्लियर। और लोकसभा के बारे में जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 81 जो है आपकी लोकसभा के बारे में बात करता है। और जो आपके स्पीकर है इनका जो टर्म पीरियड होता है, टर्म पीरियड, ठीक है, वो कितना होता है, 5 साल के लिए, ठीक है। और स्पीकर कौन होता है, हेड होता है किसका, लोकसभा का, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, क्लियर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है जीवी मावलंकर, मावलंकर, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। जीवी मावलंकर कौन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के जनक के रूप में जीवी मावलंकर को जाना जाता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, मैक्सिमम, ठीक है, वो कितनी है, 552। और राज्यसभा की 240, सॉरी 250, ठीक है, 250, क्लियर। और ये तो इनकी बात हो गई, क्लियर। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मीरा कुमार, मीरा कुमार भी आपकी क्या है, लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, कब, इनका जो कार्यकाल था वो 2009 से 2014 तक, ठीक है। जो मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले जो कांग्रेस का सेकंड टर्म था, ठीक है, उसमें मीरा कुमार जो है लोकसभा स्पीकर रही हैं, ठीक है। और मीरा कुमार जो है फर्स्ट स्पीकर थी लोकसभा की, पहली स्पीकर थी। अब देखिए पहली स्पीकर तो बोल दिया मैंने, एक वर्ड मिस कर दिया यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर, जो पहली महिला स्पीकर जो थी लोकसभा की, वो कौन थी, मीरा कुमार। फिर हम बात करें सुमित्रा महाजन की, तो सुमित्रा महाजन जो है 2014 से लेकर 2019, जो मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म था 2014 से 2019 के बीच में, उस बीच में सुमित्रा महाजन जो है लोकसभा की स्पीकर थी, क्लियर। और ये सेकंड वुमेन थी, सेकंड वुमेन जो कि लोकसभा में स्पीकर के पद पर विराजमान रही, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओम बिरला। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सेंट एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर। देखिए सेल्यूकस निकेटर कौन है, सेल्यूकस निकेटर जो है ये राजा है कहाँ का, पर्शिया का, पर्शिया जो है आपका यूरोप में पड़ता है, पर्शियन कंट्री का, पर्शिया का ये राजा है सेल्यूकस निकेटर। इसने किस व्यक्ति को एज अ एम्बेसडर, राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, ठीक है। वो थे मैगस्थनीज, मैगस्थनीज को, ठीक है, मैगस्थनीज आया था कहाँ से, पर्शिया से। और वो जो सेल्यूकस निकेटर है उसके राज दरबार का कौन था, एम्बेसडर बनकर आया, किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। और मैगस्थनीज ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका, इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी मैगस्थनीज ने। इस बुक के अंदर उसने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, और स्लेवरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन द कंट्री, जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में बात करी, कास्ट सिस्टम के बारे में और इंडियन फिलोसफी के बारे में इस बुक्स में इसने लिखा था, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य है यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीक के स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे ग्रीक कंट्री के, ठीक है, ग्रीक कंट्री इन द सेंस कि या पर्शिया के जो विद्वान लोग थे वो क्या कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को वो लोग कहते थे, अपनी किताबों में उसका नाम रखा गया है सेंड्रोकटस, क्या रखा गया, सेंड्रोकुटस, सेंड्रोकुटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है, ठीक है। मतलब पर्शिया या ग्रीक की भाषा में सेंड्रोकुटस कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक नाम है फाइयान, तो फाइयान जो है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, जो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, जिन्हें विक्रमादित्य का उपाधि भी प्राप्त थी, ठीक है,
उनके टाइम पर आया था, और इसने कई सारी जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, विनय पिटक वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में कवर किया था, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आपका चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें दरबार में आया था एज अ एम्बेसडर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ पीक। देखिए धूपगढ़ पीक जो है वो किस नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है, ये पूछा गया। तो धूपगढ़ पीक जो है वो सतपुड़ा सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है। और ये सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपको, ये आपको देखने को मिलता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, एमपी के अंदर है। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये सारे एमपी के अंदर है, और ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलता है, और वहाँ पर धूपगढ़ पीक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये धूपगढ़ पीक जो है वो एक्सट्रीमली रग्ड, और इसमें कई सारे स्टोन पीक्स और नैरो गॉरेजेस चीज़ें, और डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है बेसिकली सतपुड़ा जो फॉरेस्ट रेंज है, आपका नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो पीक है वो रेंज करती है, जनरली जो रेंज है बेसिकली यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं नेशनल पार्क में, वो 300 मीटर से लेके 1352 मीटर की हाइट तक है। ठीक है, मोस्टली ऑन एन एवरेज इस बीच में लाई करती हैं। बट जो ये धूपगढ़ पीक है इसकी जो हाइट है वो 4500 मीटर की है, 4500 मीटर की है। ठीक है, अबव मीन सी लेवल, MSL जिसे कहते हैं ना, मीन सी लेवल। ठीक है, अबव मीन सी लेवल के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑथर्ड अकबरनामा। जो अकबरनामा है, अकबर की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर की जो बायोग्राफी है उसे लिखा था। ठीक है, और जिसे नाम दिया गया अकबरनामा। अब ये जो अकबरनामा है, बेसिकली जो अकबर है, अकबर, ठीक है, तो अकबर के ऊपर जो उसका रिज्यूम, उसके टाइम पर जो टाइम पीरियड था उस दौरान जो उसके बारे में लिखी गई किताबें, वो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई, 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई। 3 वॉल्यूम्स का मतलब 3 पार्ट्स में। ठीक है, जो थर्ड वॉल्यूम है इसका, स्पेशली थर्ड वॉल्यूम का जो इसके काम का मतलब अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी उसका जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को कहते हैं आईने अकबरी। क्या कहते हैं, आईने आईने अकबरी, अकबरी के नाम से जानते हैं, जिसमें अकबर के शासन काल जो शासन प्रशासन चलता था उसके बारे में इसे जानकारी दी गई है। ठीक है, और अब्बुल फजल ने एक इम्पॉर्टेंट काम किया, उसने एक रकीत, जस्ट मिनट, हाँ, रकीत रकीत, ठीक है, रकात या रकात कह लीजिए, है ना, RUQUAAT, रकात। ठीक है, रकात। ठीक है, रकात भी लिखी। रकात क्या था, ये था एक्चुअली कलेक्शन था किसका, ये कलेक्शन था, बेसिकली कलेक्शन था किसका, लेटर्स का, प्रिंस ऑफ अकबर। जो अकबर और उनके साथ जो सहयोगी के बीच में जो संधियां हुई, उसके बीच में जो लेटर्स वगैरह का एक्सचेंज हुआ कि भाई कोई संधि हुई तो उसके बीच में क्या समझौते हुए, क्या मिला, क्या गया, क्या खोया, ये सब चीज़ों का जो एक लेखा जोखा का काम है वो रकात में किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, किस देश के जो मुखिया है, मुखिया में आपका क्या आ सकता है, देखिए हेड लिखा हुआ है ना, हेड, हेड का मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, मिनिस्टर, या फिर आपका प्रेसिडेंट भी हो सकता है ना। देखिए दुनिया में हर जगह मोस्टली ये क्या है, कहीं प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, कहीं पर प्रेसिडेंट हेड होगा, और हमारे देश में क्या है, दोनों है ना। तो किस देश के हेड को पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा गया है 2021 में, ठीक है, ये पूछा गया। तो वो है जापान। जापान के कौन से फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, पीएम, ठीक है, जापान के पीएम, उनका नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे, ठीक है, जो अभी अभी तक थे, जो के पिछले साल नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। ठीक है, तो ये जो शिंजो आबे हैं प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उन्हें पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये किस लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा काम किया है, एक्सेप्शनल वर्क किया है, अलग तरीके का काम किया है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिसके लिए शिंजो आबे जो पीएम है जापान के, उन्हें अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो।
ठीक है। अब देखिए, अब ये हम अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेलिंग हम देख लेते हैं अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि अवार्ड्स अभी रिसेंटली हुआ है तो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने 72nd रिपब्लिक डे मनाया, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया, तो उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो आपका MHA है ना, जिसके मंत्री कौन है, अमित शाह, ठीक है, उन्होंने उस डिपार्टमेंट ने बेसिकली, उन्होंने नहीं, उस डिपार्टमेंट ने पद्म अवार्ड्स की सूची जारी करी। ठीक है, और इस साल रामनाथ कोविंद ने देंगे जो अवार्ड, ठीक है, मिलेगा जिनको अवार्ड, जिसमें 119 पद्म अवार्ड्स शामिल किए गए, पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे, 119 पद्म अवार्ड्स, जिसमें कि इस 119 में से 7 जो है पद्म विभूषण अवार्ड होंगे, विभूषण अवार्ड, ये नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 10 जो होंगे आपके पद्म भूषण अवार्ड होंगे, विभूषण के बाद भूषण अवार्ड, देन आपके 102 जो है वो पद्म श्री अवार्ड होंगे, पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है फिगर्स कि 109 में से कितने कितने डिवीजन किस किस को मिले हैं। ठीक है, अभी तक कोई जो है भारत रत्न की जो भी लिस्ट है किसको भारत रत्न का अवार्ड दिया जाएगा, ऐसी कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई है, जब आएगी तो हम उसे कवर अप कर लेंगे। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए के अंदर एक शहर है न्यूयॉर्क। क्लियर? और यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन DC। क्लियर? तो जब बात है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। क्लियर? और इसकी फाउंडेशन जो रखी गई वो कहाँ रखी गई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी शुरुआत की गई, यूएसए में ही शहर है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, देखिए स्टार्ट कहाँ हुआ, या फाउंडेशन कह लीजिए, स्टार्ट या फिर फाउंडेशन, वो फाउंडेशन रखी गई कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और इसे शिफ्ट कर दिया गया 1946 के अंदर, 1946 के अंदर, कहाँ पर, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर से शिफ्ट कर दिया गया। आज तक प्रेजेंट टाइम पर हम बात करें आज की डेट में, तो 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और इसके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के करंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो भी काफी नाम इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस जो है प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है किसके, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर? और जो लास्ट में अभी देखिए 193 है, इससे पहले जो सबसे लास्ट में जो एक कंट्री ऐड हुई है 193 नंबर पे, वो कौन है, साउथ सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, ये ऐड हुई थी कब, 2011 के अंदर, इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, देखिए यूएनओ की हम बात करें तो यूएनओ के अंदर जो है ना कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे आपका UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपका UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ गया, ट्रस्टी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ये सारी क्या हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर देखिए आपकी जिनेवा, जिनेवा में किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं जिनेवा के अंदर। जिनेवा इज अ बेसिकली प्राइम लोकेशन फॉर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम कवरेज ऑफ, इंडिया के पास में सबसे ज़्यादा किस टाइप की सॉइल आपको देखने को मिलती है। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा अलूवियल सॉइल को हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो ये मोस्टली आपको इंडिया के लगभग 43% पार्ट में आपको ये इस टाइप की सॉइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ हम एरिया की बात करें तो 143 लाख किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास में, चलिए ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको देख लेते हैं, 43% के आसपास की टोटल लैंड एरिया में देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो रिवर प्लेन्स हैं, है ना, जो रिवर बेल्ट है उसके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पर देखने को मिलती है, डेल्टाज एस्टुरीज में के आसपास में देखने को मिलती है। ठीक है, मेनली आप देखिए, अगर जो मेनली हम बात करें तो जो आपका इंडस, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, इसके आसपास के जो एरिया है, ठीक है, प्लेन एरियाज, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल आपको मोस्टली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो दूसरा है नर्मदा एंड तापी,
तापी प्लेन जो आपका सेंट्रल पार्ट में है, सेंट्रल इंडिया में, एमपी के एरियाज में, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, तो वहाँ पर आपको ये अलुवियल सॉइल है देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक थिएटर, ठीक है, फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। देखिए थिएटर का मतलब वो जो थिएटर नाटक वगैरह होते हैं ना, प्लेस होते हैं, बेसिकली एक्ट्स होते हैं, तो ये कौन सा ट्रेडिशनल फॉर्म है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो तमाशा, जो तमाशा होता है ना एक्चुअली, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, तमाशा मत कर, है ना, तो वो जो तमाशा होता है ना, एक नौटंकी टाइप की बेसिकली, ठीक है। नौटंकी एक्चुअली जो नौटंकी वर्ड है वो यूज़ किया जाता है उत्तर प्रदेश के एरियाज में, बट तमाशा जो है ये फोक ट्रेड है, मतलब एक ट्रेडिशनल थिएटर एक्ट है बेसिकली, जो परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, तमाशा। क्लियर? और यहाँ पर जो जत्रा लिखा हुआ है, जत्रा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा, और उड़ीसा और ईस्टर्न बिहार, जो ईस्टर्न बिहार का मतलब जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास लगा हुआ जो बिहार का एरिया है, ठीक है। झारखंड, अब तो हम बात करें झारखंड में भी कुछ एरियाज में देखने को मिलता है जात्रा, ठीक है। और ये है कृष्णनाट्यम, ये आपका केरला के अंदर जो फोक थिएटर होते हैं, जो पारंपरिक थिएटर्स में एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कादम्बरी का एक्ट होता है, तो इस तरीके के जो एक्ट होते हैं वो परफॉर्म किया जाता है कृष्णनाट्यम केरला के अंदर। और जो ये है आपका यक्षना, यक्षना जो है ये कर्नाटक के अंदर थिएटर प्ले किया जाता है ट्रेडिशनल फॉर्म में। क्लियर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखिया इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो नुआखिया जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, देखिए जैसे हम होता है ना, बैसाखी होता है, पोंगल होता है, ठीक है, ये सब क्या है आपके एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स हैं, मनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो नुआखिया जो है आपका, ये आपका उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है, जो न्यू क्रॉप्स का वेलकम करने के लिए सीजन मनाया, मतलब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और यहाँ पर उड़ीसा के साथ में जो साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ है, साउथर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सी जी छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी ये फेस्टिवल देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए जो वर्ड है नौ, नुआक, तो नुआ का मतलब होता है न्यू, न्यू, और किया का मतलब होता है ईट, खाना, नया खाना, है ना, नया खाना। अगर जो हम इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो ये होता है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली आपका जो आपका कालिंदर है, संबलपुर है, बालनगीर है, बैराग है, सुंदरगढ़ है, नपुड़ा है, सोनपुर है, बूथ है, ये सब कई सारे इलाके हैं झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर सब सेलिब्रेट किया जाता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। बट क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसमें पॉलिटिकल बात भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में इन सारे स्टेट्स की। तो देखिए जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो प्रेजेंट टाइम पर जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। नेशनल पार्क कौन से हैं? सिमली नेशनल पार्क है, इसमें भितरकनिका नेशनल पार्क है, और उसकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें हो गई आपकी उड़ीसा से रिलेटेड, ठीक है, याद रखनी है आपको। फिर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल आपकी गुजरात की कैपिटल है, सॉरी, गांधीनगर। और यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम पर सीएम है वो कौन है? भूपेश पटेल, भूपेश पटेल, ठीक है, भूपेश पटेल सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। और यहाँ पे जो फेस्टिवल्स की हम बात करें तो फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे आपका नवरात्रि काफ़ी ज़्यादा फेमस है गुजरात की नवरात्रि, रण ऑफ कच्छ का रणोत्सव, ठीक है, ये, और जन्माष्टमी, ये सारे क्या हैं फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? आपका एशियाटिक लॉयंस के लिए, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री के टर्म में बात करें तो यहाँ पर लोथल जो साइट है, धोलावीरा, ठीक है, ये कई सारी रंगपुर, रंगपुर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की जो साइट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है कौन है? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और आपके गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कैपिटल कोलकाता। और आपकी जो यहाँ पर फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, और इसे कहते हैं दुर्गोत्सव, दुर्गा दुर्गो दुर्गोत्सव के रूप में मनाया जाता है, दुर्गोत्सव, ठीक है। गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है, काली पूजा भी की जाती है, और भी फेस्टिवल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सुंदरवन डेल्टा बनता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा और आपकी गंगा सभी मिलकर आके डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो करंट टाइम पर प्रेजेंट सीएम है कौन है? उद्धव ठाकरे।
और यहाँ पर जो गवर्नर है कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर कोश्यारी, ठीक है, गवर्नर है। कैपिटल मुंबई। फेस्टिवल गणेश चतुर्थी हो गया आपका, ठीक है, गणेश चतुर्थी काफ़ी ज़्यादा फेमस और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है महाराष्ट्र रीजन में। क्लियर। और यहाँ पर जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आपका पंचमनी हो गया, नवरात्रि हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, ये क्या है, कई सारे और फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं। और महाराष्ट्र में जो एलोरा और एलिफेंटा केव्स, ये भी कई सारी देखने को मिलती है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था हमारा, उसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। ठीक है, अब ये जो आपका ये इस तरीके से ये कंट्री है आपकी, ठीक है। तो ये जो ईस्ट साइड है ये आपका क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, BOB लिख दिया मैंने, बे ऑफ बंगाल को, ठीक है। तो कौन सी रिवर जो है डेल्टा फॉर्म करती है, जो रिवर, आप देखिए दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए, जो रिवर आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। जो रिवर आपकी अरेबियन सी में गिरती है वो बनाती है एस्चुरीज, एस्चुरीज, ठीक है, एस्चुरीज बनाती है, ठीक। तो कृष्णा आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट में जाती है। नर्मदा आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट साइड है आपका। कावेरी आपकी ईस्ट है, महानदी आपकी ईस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है आपकी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा के साथ में और कौन सी है, साबरमती रिवर, साबरमती, तापी रिवर, ठीक है। ये दोनों रिवर्स जो है मिलकर क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं अरेबियन सी में, ठीक है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और नर्मदा रिवर के किनारे ही आपका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी बनाया गया। और ये किसका स्मारक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। इंटरवल ऑफ 10 और 10 ईयर्स का जो सेट होता है 10-10 साल में के इंटरवल में, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं कि सारे सेट्स क्या है, 10-10 साल के इंटरवल के सेट्स बनाए गए हैं, इस तरीके से इसको कहते हैं डिकेड, ठीक है। तो विच डिकेड वॉज डेजिग्नेटेड एज UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो अनाउंस हुआ था, एक्चुअली इसे अनाउंस किया था किसने, यूनाइटेड नेशन ने। कब किया था, ये अनाउंस किया था आपका 22 दिसंबर 2010 को, ठीक है। 22 दिसंबर 2010 को अनाउंस किया था कि भाई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे हम किस चीज़ को, बायोडाइवर्सिटी के टर्म में जो भी लॉसेस हो रहे हैं, इकोलॉजिकल लॉसेस हो रहे हैं, जो स्पीसीज का लॉस हो रहा है, नेचर का जो लॉस हो रहा है, उसको हम और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब रिड्यूस करेंगे इन द सेंस कि हम जो बाय प्रोडक्ट्स या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं नेचर से, उनका हम अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें करी जाएंगी, तो उसके लिए जो डिके इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने सेलेक्ट किया था वो था आपका, देखिए अनाउंस कब किया, 2010 में। तो डेफिनेटली जो डिके होगा वो कौन सा रहेगा, 11 का, 2011 से लेके 2020 तक की ड्यूरेशन में, ठीक है। क्लियर। उसके बाद जो अभी आपका जो टर्म है ये वाला, ये जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं अभी, ठीक है, 2021 से 2030 के जो डेके वाला टाइम है, इस टाइम को UN ने डिक्लेयर किया है डिके ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन। जो इकोसिस्टम खराब हो गया उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है। जैसे हमारा सिस्टम कंप्यूटर वगैरह क्या होता है, कई बार खराब हो जाता है या कुछ फंक्शंस नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का काम किया जाएगा इस पर्टिकुलर डिके में, ठीक है। ये UN ने अनाउंस किया है अभी। क्लियर। चलिए फिर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हिताई चिली एंड टेमेलोंग ऑरेंज, ये ठीक है, ऑरेंज की और चिली की दोनों प्रजातियां हैं, इनको GI टैग का टैग मिला है अभी, ये किस स्टेट से संबंधित हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं कहाँ से हैं, मणिपुर से, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर से संबंधित है ये दोनों चीज़ें। और मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है लोकटक लेक, लोकटक लेक, ठीक है। मणिपुर में कौन है, लोकटक लेक है, ठीक है। और एक है लोनार लेक, लोनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो जो आपकी चिली है, हताई चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज, ठीक है, इसको GI टैग मिला है कहाँ का, ऑरेंज, मणिपुर का, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर RBI स्टेब्लिश्ड, RBI क्या है आपका, ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार कुछ
इसका गठन हुआ था। इसके लिए जो पर्टिकुलर एक्ट था वो था आपका आरबीआई एक्ट 1934। 1934 का एक्ट आया था जो कि पास हुआ था 1935 में। और इसकी जो डेट है, एग्जैक्ट डेट किस दिन शुरू हुआ, वो था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक आरबीआई जो है शुरू हुआ और चालू हो गया। ठीक है, इनिशियली जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था आरबीआई का, कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर था इनिशियली। ठीक है, उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया परमानेंटली कहाँ, मुंबई में। मुंबई के अंदर इसका जो प्रेजेंट टाइम पर जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और मुंबई में कब शिफ्ट किया गया, 1937 के अंदर। ठीक है, और आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, क्रेडिट और करेंसी सिस्टम जो इंडिया के अंदर है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है आरबीआई के, गवर्नर वो कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पर। देखिए गवर्नर तो सबको पता होता है, बट कई बार ना डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर जो कौन है उनके नाम भी आप जरूर ध्यान रखिए। तो इसमें डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले हैं मुकेश कुमार जैन। ठीक है, सॉरी नॉट मुकेश, महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन। ठीक है, सेकंड है एमडी पात्रा, एमडी पात्रा। और तीसरे हैं एम राजेश्वर राव, राजेश्वर राव। ठीक है, और जो आपके चौथे डिप्टी गवर्नर हैं वो टी रविशंकर हैं, रवि शंकर, नॉट रविशंकर, दैट्स रविशंकर। क्लियर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1935। ठीक है, अब देखिए एक इंडियन पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, तो इससे जो है हमारा जो प्रेजेंट टाइम पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्टली 65 to 70% चीज़ें हमने यहीं से बोरो की है। ठीक है, और ये था आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर, और 1950 इंपॉर्टेंट डेट, 26 जनवरी 1950 को क्या है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ, इनएक्ट हुआ था। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रति एक्सरसाइज जो है इंडिया और किस, संप्रति एक्सरसाइज जो है इंडिया और किसके बीच में, किस पड़ोसी देश के साथ में की जाती है। ठीक है, तो संप्रति एक्सरसाइज जो है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली ये संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये कहाँ की गई, ये की गई थी इंडिया में, कहाँ, मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर, इंडिया के मेघालय के अंदर, जिसमें एक जगह है उमरोई, उमरोई नाम की जगह पर मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, अब देखिए ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो गई, स्मृति, सॉरी संप्रति, संप्रति। ठीक है, और इसके साथ अलावा भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसी होती है एक मैत्री, मित्रा, मित्रा शक्ति, मित्रा शक्ति, मित्रा शक्ति एक्सरसाइज जो होती है, ये भी किसके बीच में होती है, ये होती है इंडिया और इंडिया प्लस श्रीलंका, श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, मित्र शक्ति। और एक होती है मैत्री, मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड थाईलैंड, थाईलैंड के बीच में ये देखने को मिलती है। ठीक है, वज्र, वज्र एक्सरसाइज जो, वज्र प्रहार एक्चुअली बेसिकली इसका नाम है, वज्र प्रहार। तो ये एक्सरसाइज इंडिया प्लस यूएसए, अमेरिका के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, और युद्ध अभ्यास, अभ्यास, ठीक है, ये देखने को मिलती है इंडिया एंड यूएस के बीच में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आर्मी के साथ होती हैं, एयरफोर्स के साथ होती हैं, अलग अलग है। ठीक है, और एक है गरुड़ा शक्ति, सॉरी गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा शक्ति। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा आपने, धर्मा गार्डियन। ठीक है, ठीक है, धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन नाम की जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। और एक और एक्सरसाइज है सूर्य किरण, सूर्य किरण, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में, नेपाल के साथ में की जाती है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है चाइना के साथ होती है, इंडिया और चाइना, चाइना के साथ में जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ठीक है, क्या नाम है उसका, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो ये सारी एक्सरसाइज भी आपको ध्यान रखनी है, किस देश के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है। मोस्टली ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाने वाली है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल कौन सी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिजोरम की कैपिटल कौन सी है, एजवाल।
ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी है हमारे, जो सेवन सिस्टर, एक्चुअली एक टर्म आता है सेवन सिस्टर स्टेट्स, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं सेवन सिस्टर में, मतलब आप देख लीजिए, पहली कौन सी, असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपकी नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, फिर आपका त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। ये 7 स्टेट्स हो गई। तो ये सातों स्टेट्स मिलकर के बनाती हैं सेवन सिस्टर। तो इन स्टेट्स की कैपिटल में थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार सभी को हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ध्यान रखिए, मिजोरम की जो कैपिटल है कौन सी है, एजवाल, ठीक है, क्लियर। और इसकी जो फॉर्मेशन, मिजोरम की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है 20 फरवरी, ठीक है। अभी 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का स्थापना दिवस होता। और यहाँ पर हम बात करें मिजोरम के टर्म में बात करें तो यहाँ पर जो राज्यसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा सीट है और एक लोकसभा सीट है, दोनों की एक एक सीट है। लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो सिर्फ एक है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क देखने को मिलता है उसका नाम है मुरली नेशनल पार्क, फावनगुई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, मिजोरम के अंदर, ठीक है। और मुरलिन नेशनल पार्क आपको भी कहाँ देखने को मिलता है, यहीं पर, ठीक है। और जो ये आपका गंगटोक है, गंगटोक किसकी कैपिटल है, सिक्किम की, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की कैपिटल है। और आपकी दिसपुर जो एक्चुअली गुवाहाटी क्या है, ये आसाम के अंदर एक शहर है, कैपिटल नहीं है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। और इम्फाल की कैपिटल, ये इम्फाल किसकी कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो ये थे आपके जो पार्ट, हमारा 25th पार्ट है प्रैक्टिस सेट का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।